हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग का आज का टॉपिक होगा खिलजी वंश तथा तुगलक वंश। इन दोनों वंशों को एक साथ कवर किया गया है। पिछले क्लास में हम आपको गुलाम वंश को अच्छे तरीके से जितने प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न हमने आपको करवा दिया। तो आज आइए खिलजी वंश और तुगलक वंश से जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन सा था। खिलजी वंश अर्थात खिलजी वंश की संस्थापक कौन था या प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम जो शासक था वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक रहता है, तो आपको पता होगा कि जो गुलाम वंश के बाद जिस वंश का शासक होता है उस वंश का नाम है खिलजी वंश। और आपको पता है कि गुलाम वंश का जो शासन काल था वह 1206 से कहाँ से 1206 से 1290 तक था। 1206 से 1290 तक क्या होता है, गुलाम वंश का शासन होता है। अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश का जो शासन काल होता है वह 1290 से मात्र 1320 तक होता है। यह मात्र 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है और इसीलिए जो खिलजी वंश है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे छोटा वंश होता है, जिसकी संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। 2 क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। तो सीरी का निर्माण करने वाला जो शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी शहर नगर का निर्माण किया था और अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। वहीं मैं बात करूं कि जो इसके प्रथम शासक थे खिलजी वंश के, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनकी जो राजधानी थी वह कहाँ था, किलोखरी था। कहाँ था, किलोखरी था। और जब सिकंदर शासक होता है तो सिकंदर अपनी राजधानी किलोखरी से सीरी को क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका भतीजा और दामाद दोनों था। जब इसको दक्षिण अभियान के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजा था तो वहां से अत्यधिक मात्रा में धन लेके आया और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इससे उस धन का हिस्सा मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण किया है तो वहां का जो शासक था वह रामचंद्र देव था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा हमको मैनेज करने की आवश्यकता है। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं, आप थोड़ा, हाँ चलिए अब दिख रहा होगा आपको। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। कह रहा है कि दुकानदारों और कीमतों को शक्ति से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी को नियंत्रित किया था। बिल्कुल बात सत्य है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को मनमाने ढंग से न ले, इसीलिए यानी कि ये नहीं कि 10 की वस्तु है तो 50 रुपया ले, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सहना नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। बात क्लियर है। दूसरा बात कह रहा है कि सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र में
भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए, ये भी बात सत्य है, दोनों बात सत्य है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। मैं जूम इन कर देता हूं। चलिए अब प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किल सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था। देखिए, बाजार सुधार की बात किया जाए या घोड़े दाग एवं हुलिया की प्रथा कहा जाए, घोड़े दागने की प्रथा कहा जाए, या फिर रासलिंग प्रणाली कहा जाए, या फिर सैनिकों का वेशभूषा कहा जाए, या फिर नगद वेतन कहा जाए, इन सबको लाने का जो श्रेय है वह अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? कह रहा है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? तो सुनिए ध्यान से, एक वंश पीछे आपको पढ़ाए थे हम, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करता है कि दिल्ली में एक मस्जिद बनवाता है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। आपको अच्छे से याद हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और वह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। अब इसके गेट के तौर पे, इसके जैसे गेट के तौर पे इसके पीछे क्या है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, और उसके मेन गेट के तौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाजा बनवाया था, एक गेट बनवाया था, जिसका नाम कहा गया अलाई दरवाजा। तो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? सुनिए, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1278 ईस्वी में नुसरत खां के नेतृत्व में जब गुजरात पे आक्रमण होता है, गुजरात पे, हाँ, गुजरात पे क्या होता है? आक्रमण होता है। तो उसी गुजरात आक्रमण के दौरान 78 ना, हाँ 78, ये ठीक है, 78 में गुजरात आक्रमण के दौरान नुसरत खान ने क्या किया? 1000 में एक किन्नर को, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में एक किन्नर को खरीदा था, एक किन्नर को खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर, और 1279 ईस्वी में अलाउद्दीन के दरबार में इसको पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? पहले ये समझिए कि दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे है। तो दीवाने मुस्तखराज का जो संबंध था वो भू राजस्व से था। किससे था? भू राजस्व से था। और किसने ये लागू किया था? तो इसने लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में क्या कहा जाता है उसको, कर के रूप में उपज का 50% हिस्सा ले लेता था, और खुम्स यानी कि युद्ध में लूटे हुए जो सामग्री था उसका 80% कर के रूप में ले लेता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? अभी हमने बताया था कि दाग तथा हुलिया प्रथा, रासलिंग प्रणाली, बाजार नियंत्रण, सैनिकों का नगद वेतन, सैनिकों का वेशभूषा आदि सभी का प्रचलन किसने किया था? अच्छा, किस शासक ने किया था? शासक का नाम ही तो यहाँ नहीं है। अच्छा, केवल खिलजी लिखा है, हाँ वही अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में करवाया था? हाँ, द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर एसानी दोनों बात सही है। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के बाद विश्व गुरु बनने का, यानी कि विश्व विजयी बनने का सपना देखा था। इसलिए अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, अमीर
खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है ख्वाजानुल करके एक पुस्तक है, जिसमें इसे द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खड़ी बोली का जनक, भारत में खड़ी बोली का जनक, जिसे तोता ए हिंद की उपाधि भी दिया गया है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के पटियाले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? तो वह देखा था किसने? बर्नी ने। बर्नी ने, जो किसके दरबार में हुआ सबसे अधिक समय तक वो रहा था, क्या नाम था? तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फतवा ए जहांगीरी लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना इसी ने किया था, बर्नी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न कर रहा है कि किसने पद्मावत की रचना किया था। ये तो सबसे आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मुहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न क्या कर आपसे? प्रश्न कह रहा है कि खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? खुसरो खां की हत्या करने के बाद से तुगलक वंश की नींव पड़ती है, और तुगलक वंश का जो शासन काल होता है, मैं एक बार पुनः आपको लिखवाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। गुलाम वंश का जो शासन काल है 1206 से 1200 कहाँ तक? 1290 तक है। तुगलक वंश इसके बाद से आता है 1290 से कहाँ तक? 1320 तक। इसके बाद से तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन करता है। ठीक है, तो किसने खुसरो खां कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या किसने किया था? तो वह किया था गाजी मलिक ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के भी नाम से जाना जाता है। इसी ने क्या किया? खुसरो खां की हत्या किया और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था तुगलक वंश, जिसकी कालावधि थी 1230 से 1414 ईस्वी तक, और यह दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश भी था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा सामाजिक कार्य किया था? कहा कि बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा काम किया था? उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है? सुनिए ध्यान से, रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से था? तो वह था चित्तौड़गढ़ से। पहले इनके बारे में जानिए। रानी पद्मावत के बारे में जानने से पहले आपको जाना पड़ेगा बैक किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खिलजी वंश में चलिए, और वह दौर होता है 1303 का। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और किसके लिए आक्रमण करता है? तो रानी पद्मावत के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रानी पद्मावत से इसको प्रेम हो गया था, उसे पाने के लिए क्या करता है कि चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, और वहां के राजा होते हैं राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह को क्या करता है? ये हरा देता है, और राजा रतन सिंह को जैसे ही हरा
देता है। यह बात पता चलता है राजघराने में, और राजघराने की जितनी महिलाएं होती हैं रानी पद्मावत के साथ जौहर प्रथा कर लेती हैं। जौहर प्रथा क्या होता है कि अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। अब इस तरीके से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को भी जीत लिया, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के उसने खिजराबाद कर दिया था। क्या नाम किया था? खिजराबाद। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। पहली बात तो यही प्रश्न बन गया कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। यह इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आता है, और इस समय दिल्ली में जो शासन होता है वह दिल्ली सल्तनत का होता है। दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में भी किस राजा का शासनकाल होता है? तो वह होता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है। कितना किलोमीटर यात्रा करके आता है? तो 7000 किलोमीटर यात्रा करके आता है। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है रेहला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो किसके काल में आता है? दिल्ली सल्तनत के काल में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अभी हमने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप बना लेंगे। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? देखिए, वैसे तो नहरों का पितामह या नहरों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम नहर खुदवाई थी। लेकिन सबसे अधिक नहरों की खुदवाने का जो श्रेय जाता है, यहाँ क्या करा है? सबसे अधिक की बात कहा है। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नहरों का पितामह कहा जाने वाला व्यक्ति कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक हो जाता है, और फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाया था। और जो किसान नहरों के पानी से सिंचाई किया करते थे उनसे एक प्रकार का कर लेता था जिसका नाम था दीवाने ए सर्व। जिसका नाम क्या था? दीवाने सर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये तो सबको पता हो गया होगा कि मोरक्को का था, और पुस्तक का नाम क्या था? रेहला था। ठीक है, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न। कहा कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक की बात कहा जाए या फिर गयासुद्दीन तुगलक की बात कहा जाए, इसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। लेकिन जब इसने दिल्ली सल्तनत का राजा बना तो इसने अपना नाम क्या रखा था? गयासुद्दीन तुगलक। तो किस वंश का संस्थापक है? तुगलक वंश का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? हमने अभी क्या बताया था कि नहरों का जनक या नहरों का पितामह कहा जाने वाला
तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक, तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला जो शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को? इसे कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, करा कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाई थी? कि आगरा को, दिल्ली को, लाहौर को, किसको बनाई थी? किलोखरी को बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए अपने भतीजा या फिर दामाद, दोनों बात सही है। ठीक है, दोनों था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसी को भेजा था। लेकिन जब दक्षिण भारत के अभियान से लौटकर अलाउद्दीन खिलजी आता है दिल्ली सल्तनत में, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस धन का हिसाब मांगता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और खुद दिल्ली सल्तनत का राजा अर्थात खिलजी वंश का शासक बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा आपसे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभियान किया, उसमें वहां का राजा कौन था? अभी हमने बताया था कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि चित्तौड़गढ़ का अभियान करता है। किसके लिए? तो रानी पद्मावत के लिए। और उसमें वहां का राजा कौन था? राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह जैसे ही पराजित होते हैं, अब इस राजघराने में जितनी महिलाएं होती हैं रानी पद्मावत के साथ अग्निकुंड में कूदकर यानी कि जौहर प्रथा कर लेती हैं। और ये इसके बाद ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है? ये तो प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, किंतु ऑप्शन अच्छे खासे हैं तो ध्यान देखिए। जफर खा, नुसरत खा, उल्लुक खा और मलिक काफूर। तो आपको पता है मलिक काफूर। ये चारों कौन थे? चारों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। नुसरत खा की मृत्यु कब हुई थी? तो नुसरत खा की मृत्यु हुआ था जब 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में कौन सा अभियान कर रहा था नुसरत खा? रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान के तहत इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। और उल्लुक खां की मृत्यु होती है जब यह क्या करते हैं? मंगोलों से आक्रमण करते समय उल्लुक खां की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासलिंग प्रणाली शुरू किया था? तो हमने कई बार आपको बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने घोड़े को पहचानने के लिए घोड़ा दागने की परंपरा शुरू की थी? तो घोड़ा दागने की परंपरा, दाग और हुलिया की परंपरा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 31 नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण किया था? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वह कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस शासक को रक्त पिपासु या फिर पागल बादशाह कहा जाता है? तो रक्त पिपासु या पागल बादशाह कहा जाता है इतिहास का सबसे शिक्षित व्यक्ति। इतिहास का सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने? इसकी माता सुनार थी। उनकी माता क्या थी? सुनार थी। और इसे हिंदू होने का इसके चरित्र पे धब्बा न लगे इसलिए इन्होंने क्या किया था? जजिया कर लगाया था। वह शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और मुझे यहाँ से याद आ रहा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और दो बातें उसको आप जरूर नोट करके रखिएगा, शायद वो प्रश्न छूट गया है। फिरोज शाह तुगलक ने ही दो सिक्का चलवाया था, एक था अद और एक था बिख। अद और बिख नामक जो सिक्का है वह फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, और साथ ही दिल्ली में कोटला दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, कोटला दुर्ग का भी निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है, और क्या बात करें, और हाँ एक और अपने चचेरे भाई जिसका नाम था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका पहले नाम था जौना खा, इसकी याद में इन्होंने एक शहर की स्थापना किया था जिसका नाम था जौनपुर। क्या है? जौनपुर। अच्छा बताइए, जौना खा का नाम मोहम्मद बिन तुगलक का पड़ा था। तो जब गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक ने इसे तेलंगाना अभियान के लिए भेजा था, और तेलंगाना अभियान के विजय के बाद जब जौना खा वापस लौटा तो तेलंगाना विजय के उपलक्ष्य में इसका नाम दे दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए, और यही मोहम्मद बिन तुगलक जब आगे चला, राजा बना, तो इतिहास में सबसे असफल राजाओं के श्रेणी में इसका नाम आता है। यानी कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी सबसे अधिक क्या होता है? असफल होता है। इसलिए जौना खा को कहा जाता है असफलताओं का बादशाह। क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। और जौनपुर को हिंद ए सिराज कहा जाता है। ये भी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? हिंद ए सिराज कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न करा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सबको पता है कि एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न करा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी कहा जाता है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हमने इतना ही प्रश्न रखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो चलिए, अगले क्लास का जो टॉपिक होगा वह दो वंश को फिर से कवर किया जाएगा। वह वंश होगा सैयद वंश और आपका लोधी वंश, और जिसके बाद से दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। उसके बाद से हम लोग मुगल वंश पे या फिर उधर विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। दोनों में से किसी एक को उठा लिया जाएगा। तो चलिए, फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।